Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये अलग बात है, मैं आज एक साल बाद वीडियो डाल रहा हूँ, बट आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सब कोई कहते रहता है कि हाँ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लो, प्लेसमेंट लग जाएगी, लेकिन हाँ क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सो बताता हूँ मैं आपको। डेटा स्ट्रक्चर अगर मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊँ तो हम लोग लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स used to complete a task in an efficient way। वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम यूज करेंगे एक टास्क को कंप्लीट करने में सही तरीके से। सपोज हमको क्या करना है, घर जाना है। मैं अभी कॉलेज में हूं, जयपुर में हूं, मुझे अपने घर जाना है पटना। मेरे पास दो तीन ऑप्शन है, मैं क्या प्रेफर कर सकता हूं, बाइक, ट्रेन और कार। ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस है हमारा 1100 किलोमीटर्स। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं बाइक चूज करता हूं, ट्रेन चूज करता हूं या फिर कार चूज करता हूं। कौन एफिशिएंट होगा, कौन मेरे लिए ज़्यादा सिक्योर होगा? अगर मैं कहूँ तो ट्रेन ज़्यादा सिक्योर होगा, सबको यही प्रीफर करेगा, ट्रेन ज़्यादा सिक्योर है, आराम से पहुँच सकते हैं हम लोग। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब आते हैं एल्गोरिथम्स पे। एल्गोरिथम्स ये क्या है? इसको हम एक ऐसे में ले सकते हैं कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। जैसे मुझे जयपुर से पटना जाना था, ठीक है, जयपुर से पटना जाना है, मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं सीधा जयपुर से सीधा पटना चला जाऊं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक बीच में दिल्ली आ जाएगा, मैं पहले जयपुर से दिल्ली जाऊं फिर पटना जाऊं। तीसरा है ये कि मैं पहले जयपुर से रांची चला जाऊं उसके बाद पटना जाऊं। तो इसमें से कौन सा तरीका बेस्ट है? मैं जयपुर से दिल्ली जाऊं उसके बाद पटना जाऊं या फिर डायरेक्ट जयपुर से पटना जाऊं? ऑब्वियसली जयपुर से पटना बेस्ट ऑप्शन है। तो हम लोग एल्गोरिथम्स को ये कह सकते हैं कि एक ऐसा वे जिससे हम कोई काम को काफ़ी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, जिससे मेरा टाइम बचे, स्पेस बचे, पैसा बचे, हर चीज़ में। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आज हम दो चीज़ पढ़ेंगे, वो है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स एंड ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। तो ये दोनों में क्या लिखा हूं हो सकता है आपको समझ ना आए, बट मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो के एंड तक ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। सो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स से। क्या होते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स? मैं पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था। मुझे कहां से जाना था? जयपुर से पटना जाना था मुझे। जयपुर से पटना जाना था, जिसके बीच का डिस्टेंस था 1100 किलोमीटर। और फिर एक ऑप्शन था कि मैं दिल्ली के थ्रू जाऊं पटना, और मान लो इसका डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 1500 किलोमीटर। और एक था रांची से, कि मैं रांची होते हुए जाऊं, जिसका डिस्टेंस हो जाएगा 1700 किलोमीटर। ये तो मुझे दिख रहा है, डेटा है कि हाँ भाई 1100 किलोमीटर है, ये 1500 किलोमीटर है, ये 1700 किलोमीटर है। तो ऑब्वियसली जयपुर से डायरेक्ट पटना जाना बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर हम किसी प्रॉब्लम का एक कोड लिख रहे हैं तो वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, कौन सा तरीका हम लोग को यूज करना चाहिए? ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स का। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट अ कोड टू फाइंड sum of n natural numbers। अब इसके दो तीन तरीके हैं, दो तीन तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे मैं एक फंक्शन लिखता हूं इंट
फंक्शन 1 ये क्या करेगा, n लेगा और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा n इंटू n प्लस 1/2। पहला तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका है इंट फंक्शन 2, ये क्या करेगा, ये भी n लेगा, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल लेंगे, ठीक, सम इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर फॉर लूप के थ्रू इसको कर देंगे इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस, और फिर लिख देंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस i, ठीक है, और यहां पे लिख देंगे रिटर्न सम। एक तो ये तरीका है, और एक और तरीका हो सकता है, वो ये होगा कि हम लोग कहाँ पे लिखूं मैं, अभी फिलहाल मैं आपको इसी दोनों एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो मेरा कोई भी जो अगर हम लोग डेटा लिए, जैसे मान लो हम यहाँ पे n का वैल्यू एंटर की है n, मान लो n इक्वल्स टू 100 है, तो अगर हम इस फंक्शन में देखें तो मेरा कंपाइलर जो है कितना ऑपरेशन करेगा, वो क्या करेगा, सीधा करेगा 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर ये n की जगह 50 रहता, 100 की जगह 50 रहता, 1000 रहता, 2000 रहता, इस केस में क्या होता, सिर्फ यहां पे वैल्यू चेंज होती, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन में देखूं, अगर n का वैल्यू है 100, ये फॉर लूप कितने बार रन होगा, ये फॉर लूप होगा रन 100 बार, फिर ये सम कितने बार रन होगा, 100 बार। अगर वैसे ही हम कंपेयर करें कि फंक्शन 1 में सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म ऑफ ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म होंगे, पहले क्या होगा, यहां पे तो n का वैल्यू आ जाएगा एक, दूसरा क्या होगा, यहां पे n का वैल्यू आ जाएगा 100, ये आ गया, ठीक है, फिर एक यहां पे आ जाएगा 100 और फिर ये प्लस 1 और ये 2। अगर हम लोग एक ओवरऑल वे में कहें तो फंक्शन 1 का जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखे हैं, फंक्शन 1, अगर मैं सारे जितने भी कांस्टेंट वर्क हैं, आप लोग देख सकते हो कि अगर इसका वैल्यू कुछ भी हो तो जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो लिमिटेड हैं, कि हाँ 1 2 3 4 5, अगर मान लो 5 क्या 10 मान लेते हैं 10 ऑपरेशंस होंगे इसमें, 10 ऑपरेशंस, ठीक है। फंक्शन 1 क्या करता है, 10 ऑपरेशंस में n का वैल्यू फाइंड कर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर फाइंड कर सकता है बिना n पे डिपेंडेंट हुए। n का वैल्यू अगर 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, मैटर नहीं करता, ये 10 ऑपरेशंस में ही फाइंड कर देगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर हम फंक्शन 2 में देखें, अगर यहाँ पे 100 की जगह 2 रहे तो ये फॉर लूप सिर्फ 2 बार रन होगा, ये सम सिर्फ 2 बार रन होगा, हाँ ये सब लिमिटेड टाइम रन होंगे, जैसे कि ये इंट i इक्वल्स टू 0 ये सिर्फ 1 बार होगा, और ये सम इक्वल्स टू 0 ये भी 1 बार होगा। अगर इसको फिर हम ओवरऑल टर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं, फंक्शन 2 है ना ये, फंक्शन 2 का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखें तो जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, अगर एक ये जो कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है, और कहीं कांस्टेंट है अपने पास, हाँ एक रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूं C1, टोटल जितना कांस्टेंट वर्क हो रहा है अपना उसको हम डिनोट कर दिए C1 से, ठीक है। अब ये जो n पे डिपेंडेंट है, जैसे ये n पे डिपेंडेंट है, ये n पे डिपेंडेंट है, ये n पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तीनों को मर्ज करके अगर हम लिख दें C2n प्लस C1, ठीक है, ये हमारा है
फंक्शन 2 का ऑपरेशन, ठीक है, कि अगर फंक्शन 2 के थ्रू हम जाते हैं तो हमारा ये 3, अगर C2 की जगह 3 कर दें इस केस में, ठीक है, C2 की जगह 3 कर दें, जैसे 1 2 3, 3n प्लस और जो भी अपने कांस्टेंट ऑपरेशंस हो रहे होंगे इसमें, जैसे एक ये है और एक ये है और एक ये है, 3n + 3, ठीक है, इस केस में ऐसा है, ठीक है। हाँ, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। जैसे कि इस फंक्शन 1 में हम लोग कितने ऑपरेशंस कर रहे हैं, सिर्फ 1 2 3 4, ठीक है, जो हम लोग मान लें अगर 10 ऑपरेशंस भी हुए तो फंक्शन 1 में हमारा n पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम फंक्शन 2 में आते हैं हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो n पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि अपना ये i ≤ हर बार जितने बार भी एक बार फॉर लूप रन होगा हर बार ये n को चेक करेगा कि n से बड़ा तो नहीं हो रहा है ना। फिर ये i++, फिर ये सम = i, ये n पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम लोग लिखे हैं जितने, जैसे कि ये तीनों को हम मर्ज करके एक वैल्यू दे दिए जो है C2, तो C2 कितने बार रन होगा, तो n बार। और ये जो C1 क्या है कि जितना भी कांस्टेंट ऑपरेशंस हैं इस फंक्शन में वो है C1। तो अगर हम इसको ओवरऑल एक एक्सप्रेशन दें तो वह है फंक्शन 2 = C2 + n, और अगर फंक्शन 1 को दें फंक्शन 1 = C3। ये हो गया कि C3 एक मान लो कोई कितना भी वैल्यू होगा, इतने ऑपरेशंस में हमारा फंक्शन 1 के थ्रू सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकल जा रहा है। और एक C2 n + C1 क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसका C1 का वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा किसका, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सेम चीज को हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं, मैं ग्राफ से समझाता हूं। ये हमारा ग्राफ है, ये फंक्शन 1 के लिए और ये फंक्शन 2 के लिए। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है, बट मैं आपको बताता हूं। फंक्शन 1 = C3 था हमारा एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करूं, ठीक है, जैसे ये अपना C क्या है, ये C ले लेता अपना, ठीक है। C क्या है, ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो एक कंप्यूटर को लगते हैं किसी टास्क को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, ये है अपना n, और ये जो है हमेशा n हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू होगा 0, ठीक है। और फंक्शन 1 और फंक्शन 2 ये भी हमेशा ग्रेटर दैन 0, ठीक है। ओवरऑल मतलब ये है कि ये जो है हमारा जितने दोनों ऑपरेशंस हैं ये हमारा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्रेशंस पे। अगर मान लो एक कंप्यूटर को जो अपना फर्स्ट फंक्शन था, ठीक है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए 10 ऑपरेशंस लगते हैं, ठीक है। बट दूसरे केस में, ठीक है, अगर मैं इसे ग्राफ बना दूं, ठीक है, जैसे एक सीधा लाइन जाएगा 10 ऑपरेशंस के लिए। सेम केस में फंक्शन 2 के लिए C2 का वैल्यू हो जाता है मान लेते हैं 5, ठीक है, और C1 का वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, या फिर सॉरी C1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5, कुछ भी ले सकते हैं वैसे। C1 का वैल्यू 5, ये क्या अपना 10, फंक्शन 1 = 10 और फंक्शन 2 = मैं एग्जांपल ले लूँ तो 2n + 5, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो C2 था C2 का वैल्यू क्या कर दिया 2 और C1 का वैल्यू यहाँ से ले लिया 5। ओवरऑल मैं आपको बता दूं तो क्या है अपना, ये फंक्शन 1 है अपना 10 और फंक्शन 2 है 2n + 5। अब हमको प्रूव करना होगा कि हमारा जो एल्गोरिदम है, फर्स्ट एल्गोरिदम या सेकंड एल्गोरिदम बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट है तो कैसे प्रूव करोगे, या फिर हमेशा बेस्ट है ये कैसे प्रूव करेंगे। जैसे अगर आप लोग देख सकते हो ये जो अपना फंक्शन 2 का ग्राफ है, ये यहाँ तक इस पॉइंट तक C1 से
फंक्शन 1 से कम टाइम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे n का कोई वैल्यू होगा, ठीक है, जिसके बाद जो अपना फंक्शन 2 है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, जो अपना फंक्शन 1 है वो 10 ऑपरेशंस कर रहा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर फाइंड करने के लिए, ठीक है। और जो फंक्शन 2 है वो भी 2n + 5 ऑपरेशंस कर रहा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर फाइंड करने के लिए। बट वो क्या करता है कि अगर कोई n का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 10 हो, या फिर n का वैल्यू 3 है, ठीक है, या 4 है, मान लेते हैं 4 है, चलो, n का वैल्यू जब तक 4 है तब तक मेरा फंक्शन 2 जो है वो बेटर परफॉर्म करता है। छोटे वैल्यूज के लिए मेरा फंक्शन 2 बेटर परफॉर्म कर रहा है, और फंक्शन 1 सिर्फ एक लिमिटेड फंक्शन के लिए, सॉरी, सारे n के वैल्यू के लिए सेम परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि मेरा जो फंक्शन 1 है वो बेटर है या फिर फंक्शन 2 जो है वो बेटर है? तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मैं अगर इसे कंपेयर करने चलूं तो कैसे होगा? मेरे को क्या प्रूव करना है कि मेरा जो फर्स्ट एल्गोरिथम है वो बेटर है, या फिर किस वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन 1 बेटर होगा। तो अगर मैं लिखूं 2n + 5 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10, ठीक है, फिर ये 5 इधर जाएगा, 2n = 5 हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5, और n इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी n इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5/2। अगर मैं इसको ओवर ले लूँ तो n इक्वल्स टू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू हो जाएगा 3। इससे क्या प्रूफ होता है? ये अपना था फंक्शन 2 और ये था फंक्शन 1, ठीक है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा फंक्शन 2 है ये जब तक n का वैल्यू 3 से कम रहेगा तब तक तो फंक्शन 2 बेटर परफॉर्म करेगा, बट जैसे ही n का वैल्यू 3 से ऊपर जाता है, अगर मान लेते हैं 5 जाता है, तो क्या हो जाएगा? अपना फंक्शन 1 बेटर परफॉर्म करेगा। समझ में आई बात? हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किसी भी एल्गोरिथम के ऑर्डर ऑफ ग्रुप से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कौन सा बेटर एल्गोरिथम है, बट इसका एक डायरेक्ट वे नहीं है। अब डायरेक्ट में क्या है? पहला हम क्या करेंगे? इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म्स दूसरा है इग्नोर लीडिंग कांस्टेंट। अब हो सकता है कभी नहीं समझ है कि कैसे हम फाइंड करें कौन सा लोअर ऑर्डर टर्म है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जो अपना सबसे लोएस्ट ऑर्डर में आता है वो है सी मतलब जितने कांस्टेंट ऑपरेशंस हुए, ठीक। फिर आता है अपना log n, फिर आता है log n, फिर आता है n का पावर 1/3, n का पावर 1/2, फिर आ जाएगा n, फिर आ जाएगा n² n³ n का पावर 3 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस साइड से आए तो ये अपना लोअर ऑर्डर टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन दिया हो, मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है अपना 9n³ + 4n² + 3n + 1। मान लो किसी भी फंक्शन का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमको इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म्स। तो लोअर ऑर्डर टर्म्स इसमें क्या होगा, ठीक है।
ये हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, n हो जाएगा क्योंकि ये n क्यूब के पहले आता है, ठीक, तो 3n ही गया। फिर आता है n स्क्वायर, ये भी चल जाएगा यहाँ से क्योंकि ये भी इसके पहले आता है, n क्यूब के पहले आता है। अब ये बच गया अपना 9n क्यूब यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इग्नोर लीडिंग कांस्टेंट। अपने सबसे ज्यादा लीड कौन कर रहे हैं, 9n क्यूब। हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसका लीडिंग कांस्टेंट जो है हटा देंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे। तो अगर हमसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन 1, तो हमारा हो जाएगा 9 क्यूब, ठीक है। इस चार्ट के थ्रू हम लोग कंपेयर कर लेंगे, जैसे अपना n क्यूब था, ठीक है, इसमें n क्यूब है, n क्यूब के पीछे जितने भी टर्म्स हैं जो इससे छोटे हैं हम लोग सीधा उसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर जो सबसे ज्यादा बड़ा टर्म था उसके कांस्टेंट को भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, और इससे हम लोग का फाइंड हो जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। जीरो नहीं करना चाहिए, आप नोट करके चेक कर लीजिएगा। अगर एग्जांपल ले हम, सपोज एक fn है, इसका एक्सप्रेशन है पिछले वाला ले लेते हैं, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, अपना ये fn है, और gn था 2n प्लस 5। अब ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे प्रूफ करें कि gn है बेटर किससे, fn से। हम लोग क्या करना था, लोअर ऑर्डर टर्म को इग्नोर करना था। अगर हम fn को इग्नोर करके लिखें, सॉरी fn के लोअर ऑर्डर टर्म को इग्नोर करते हैं तो क्या हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और फिर हम लोग को लीडिंग कांस्टेंट को भी इग्नोर करना था। तो इसमें तो 1 है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ fn इक्वल्स टू n स्क्वायर। फिर अगर हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालें gn का, हाँ, तो हम लोग क्या किए, लोअर ऑर्डर टर्म को तो हटा दिए। अब क्या करेंगे, लीडिंग कांस्टेंट जो अपना 2n है इसका कांस्टेंट को भी हटा देंगे, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, gn का आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n। अब जो मैं पहले यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया था, आप लोग को याद होगा, तो यहाँ पे था n, उसके बाद था n स्क्वायर, तो ये पहले आता है। इसका मतलब क्या, कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ gn है वो कम है, मतलब वो कम ग्रो कर रहा है, कम एक्सप्रेशंस में, कम ऑपरेशंस में हमारा टास्क कंप्लीट हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो gn है वो एक बेटर एल्गोरिथम है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स फाइंड करने के लिए। एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज इस बार एग्जांपल है हमारा 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 9, और ये है 4n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4। सॉरी, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम लोग को इसको लोअर ऑर्डर टर्म को इग्नोर कर देंगे, जो 9 है इसको इग्नोर कर दिया, 5n को इग्नोर कर दिया। अब जो अपना ये लीडिंग कांस्टेंट है, ठीक है, इसको भी इग्नोर कर देंगे, सॉरी हायर ऑर्डर, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसके कांस्टेंट को भी इग्नोर कर देंगे। तो अपना fn कितना आया, n स्क्वायर, ठीक है। सेम केस में हम लोग क्या करेंगे, gn में इसके जो लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं सारे को इग्नोर कर देंगे। फिर जो लीडिंग कांस्टेंट है इसका ये, इसको भी इग्नोर कर देंगे, तो ये बचा n क्यूब। ग्राफ के अकॉर्डिंग, सॉरी चार्ट के अकॉर्डिंग अपना n क्यूब यहाँ था और n स्क्वायर यहाँ था, ठीक है। इससे सिंपली हम लोग आराम से दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है fn का वो n स्क्वायर है और gn का n क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ग्राफ में देखें तो अगर fn ऐसे जाता है
तो GN ऐसे जाएगा और ज़्यादा तेज ग्रो करेगा। इससे सिंपली हम लोग प्रूव कर सकते हैं हाँ भाई जो अपना FN है वो कम एक्सप्रेशंस में परफॉर्म कर ले रहा है अपने टास्क को, और प्रूव कर देंगे कि हाँ भाई चलो ये जो FN है वो एक बेटर एल्गोरिथम है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो है बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस किसी भी एल्गोरिथम का। तो थैंक यू।